फिल्म की शुरुआत 2008 में होती है, जब रीपर नामक एक घातक वायरस की खोज होती है जो गलती से स्कॉटलैंड में फैल जाता है। यह वायरस हजारों लोगों को संक्रमित कर चुका है और इसके लक्षणों में हिस्टीरिया, हिंसक प्रवृत्ति, फोड़े और अल्सर शामिल हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और सरकार संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाती है। सैनिक खतरनाक सूट पहनकर स्कॉटलैंड को बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए द्वीप के दक्षिण की ओर जाने वाले सभी रास्तों को अवरुद्ध कर देते हैं। शरणार्थियों की भीड़ संक्रमित और गैर संक्रमित दोनों जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उन्हें गोली मारते हैं। जवाब में भीड़ सैनिकों पर हमला कर देती है। भीड़ के बीच एक मां अपनी छोटी बेटी ईडन सिंक्लेयर को गोद में लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान एक आवारा गोली ईडन की आंख पर लगती है, जिससे उसकी एक आंख नष्ट हो जाती है। इसके बावजूद मां अपनी बेटी को किसी तरह इंग्लैंड ले जाने वाले आखिरी हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने में कामयाब हो जाती है। अलग होने से पहले वह ईडन को एक पत्र देती है ताकि वह उसे हमेशा याद रख सके। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भीड़ मां को मार डालती है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार स्कॉटलैंड के चारों ओर 30 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देती है। दीवार पर गार्ड तैनात हैं जो किसी भी घुसपैठिए को गोली मारने का आदेश रखते हैं और सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती हैं। इस कठोर क्वारंटीन ने वायरस को नियंत्रित कर लिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग कर दिया गया। राजनयिक और आर्थिक संबंध टूट गए, जिससे देश में बेरोजगारी, अशांति और बढ़ती असमानता का दौर शुरू हो गया। इसके बाद कहानी 2035 में आती है। ईडन अब एक वयस्क है और आंतरिक सुरक्षा विभाग की स्पेशल फोर्स में कैप्टन नेल्सन के अधीन काम करती है। उसने अपनी खोई हुई आंख की जगह एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम अंग लगवाया है, जिसमें एक अंतर्निहित कैमरा है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है और डेटा उसकी कलाई पर लगे डिवाइस को भेज सकता है। एक दिन पुलिस एक झुग्गी बस्ती पर छापा मारती है और एक कमरे में रीपर वायरस से संक्रमित लोगों, जीवित और मृत दोनों को पाती है। यह घटना चौंकाने वाली है क्योंकि वायरस के फैलने के 27 साल बाद यह फिर से सक्रिय हो गया है। इस आपात स्थिति में प्रधानमंत्री जॉन हैचर के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई जाती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि हैचर पर भ्रष्ट राजनेता माइकल कैनारिस का नियंत्रण है। कैबिनेट के सदस्य, जिनमें कैप्टन नेल्सन भी शामिल हैं, वायरस के बढ़ते खतरे पर चर्चा करते हैं। वे शहर से बाहर जाने वाले सभी पुलों को बंद करने और सरकारी इमारतों को अलग थलग करने का फैसला करते हैं। बैठक के बाद हैचर और कैनारिस ने नेल्सन को सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं जो 3 साल पहले ग्लासगो में ली गई थीं। तस्वीरों में लोग वायरस से तबाह शहर में घूमते नजर आते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां वायरस का इलाज संभवतः मिल चुका है। इसके बाद टीम डॉक्टर कैन के बारे में चर्चा करती है, जो एक वैज्ञानिक थे और क्वारंटीन लागू होने से पहले ग्लासगो में एक वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहे थे। कैनारिस को विश्वास है कि डॉक्टर केन ने वायरस का इलाज ढूंढ लिया होगा। इसी आधार पर वह नेल्सन को आदेश देते हैं कि एक टीम बनाकर स्कॉटलैंड भेजें ताकि डॉक्टर केन का पता लगाया जा सके और इलाज वापस लाया जा सके। नेल्सन इस मिशन के लिए ईडन को टीम लीडर नियुक्त करते हैं। ईडन तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि यह उसके लिए अपनी मां को खोजने का एक मौका भी है। मिशन से पहले ईडन कैनारिस से मिलती है, जो उसे स्पष्ट निर्देश देता है कि मिशन 48 घंटे के भीतर पूरा होना चाहिए। साथ ही वह ईडन को चेतावनी देता है कि अगर वह इलाज नहीं ढूंढ पाती तो वापस लौटने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा वह ईडन को डॉक्टर कैन की अंतिम लोकेशन और उनके प्रयोगशाला के बारे में जानकारी देता है। मिशन शुरू होता है और ईडन हेलीकॉप्टर से अपनी टीम के साथ स्कॉटिश सीमा की दीवार पर पहुंचती है। टीम में सार्जेंट नॉर्टन, कॉर्पोरल चैंडलर, रीड, कारपेंटर, मिलर और 2 सैन्य डॉक्टर टैलबोट और स्टर्लिंग शामिल हैं। टीम 2 बख्तरबंद वाहनों में संगरोध क्षेत्र में प्रवेश करती है। रास्ते में ईडन डॉक्टर केन के अंतिम रेडियो संदेशों की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिनसे उसे ग्लासगो में हुई तबाही, हिंसा और नरभक्षण के बारे में पता चलता है। जल्द ही टीम उस अस्पताल तक पहुंचती है जहां डॉक्टर केन काम कर रहे थे। हालांकि अस्पताल खाली मिलता है। तभी एक कमजोर महिला अचानक इमारत के सामने प्रकट होती है।
ईडन टीम को उससे दूर रहने का आदेश देती है, लेकिन चैंडलर यह मानता है कि महिला को मदद की जरूरत है। ईडन के आदेशों की अवहेलना करते हुए वह महिला के पास जाता है और उसे अपने वाहन में लाने की कोशिश करता है। इसी बीच टीम पर अचानक चाकू और डंडों से लैस बर्बर लोगों का एक समूह हमला कर देता है। ये लोग पंक रॉकर्स की तरह रंग बिरंगे पेंट और टैटू से सजे हुए हैं। टीम हमलावरों का डटकर मुकाबला करती है, लेकिन इस संघर्ष में कारपेंटर और मिलर मारे जाते हैं। हमलावर उनके वाहनों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंकने लगते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। ईडन तुरंत टीम को पीछे हटने का आदेश देती है। चैंडलर और रीड वाहन लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस महिला को चैंडलर ने बचाया था वह अचानक जाग जाती है और उसका गला काट देती है। घायल चैंडलर वाहन को इमारत से टकरा देता है। मरने से पहले वह ग्रेनेड का उपयोग करके वाहन और महिला दोनों को उड़ा देता है। इस बीच रीड वाहन को चलाते हुए ईडन, नॉर्टन और दोनों डॉक्टरों को बचाने की कोशिश करता है। अचानक एक हमलावर कुल्हाड़ी से विंडशील्ड तोड़ देता है और क्रॉसबो से चलाए गए तीर से रीड की तुरंत मौत हो जाती है। वाहन क्षतिग्रस्त कारों के ढेर से टकराकर पलट जाता है। बचे हुए लोग किसी तरह कार से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस अराजकता के दौरान नॉर्टन और स्टर्लिंग किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ईडन और घायल डॉक्टर टैलबॉट को बर्बर लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। जब ईडन होश में आती है तो खुद को कैद में पाती है, जंगली लोगों की भीड़ से घिरी हुई। वहां उसकी मुलाकात उनके नेता सोल से होती है, जो एक क्रूर और विकृत व्यक्ति है। सोल ईडन से पूछताछ करता है कि वह कौन है और कहां से आई है। ईडन दीवार के दूसरी तरफ से होने की बात कहती है, जिससे सोल को हैरानी होती है। सोल यह भी बताता है कि डॉक्टर केन ने उनसे झूठ बोला था, यह कहते हुए कि दीवार के दूसरी तरफ कुछ नहीं है। ईडन डॉक्टर केन के बारे में पूछती है, लेकिन सोल उसे बेकार बताकर नजरअंदाज कर देता है। वह यह भी जाहिर करता है कि वह ईडन का इस्तेमाल दीवार पार करने के लिए करना चाहता है। सोल अपने गार्ड्स को ईडन पर नजर रखने का आदेश देता है और जोर देकर कहता है कि उसे जिंदा रखा जाए। इससे पहले कि वह वहां से जाए, उसकी साथी वाइपर ईडन का जीपीएस लोकेटर तोड़ देती है। इसके बाद सोल एक बलिदान समारोह में भाग लेता है, जहां वह अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहता है कि वे जल्द ही इस जगह को छोड़ने में सक्षम होंगे। भीड़ खुशी से झूम उठती है। समारोह के दौरान टैलबॉट को जिंदा ग्रिल पर भूनकर उनके सामने परोसा जाता है। बर्बर लोग उसे टुकड़ों में काटकर खाना शुरू कर देते हैं। इस भयानक दृश्य के बीच ईडन अपने टूटे हुए जीपीएस से तार निकालकर अपनी हथकड़ियां खोलने में सफल हो जाती है। वह एक गार्ड को काबू में कर उससे सेल का दरवाजा खुलवाती है और उसे मार देती है। भागते समय वह कैली नाम की एक अन्य कैदी से मिलती है, जो बताती है कि वह डॉक्टर केन की बेटी है और उसे उनके पास ले जा सकती है। ईडन उसे बचाने का फैसला करती है, लेकिन तभी वाइपर आ धमकती है। दोनों के बीच तीखी लड़ाई होती है। आखिरकार ईडन वाइपर को हराकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वह कैली को छोड़ देती है और दोनों कैद से भाग निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कैली के दोस्त जोशुआ से होती है, जो उन्हें सुरक्षित निकलने में मदद करने की पेशकश करता है। ईडन रेडियो के जरिए नॉर्टन और स्टर्लिंग से संपर्क करती है और उन्हें ट्रेन स्टेशन पर मिलने का निर्देश देती है। दोनों तुरंत अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ बर्बर लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। खतरे को महसूस करते हुए वे पूरी ताकत से भागते हैं, जबकि हमलावर मोटरसाइकिलों पर उनका पीछा करते हैं। ईडन अपने साथियों की मदद के लिए आगे बढ़ती है और एक हमलावर को कुल्हाड़ी से मार गिराती है। आखिरकार वह और उसकी टीम समय रहते ट्रेन में चढ़ने में सफल हो जाते हैं, अपने पीछा करने वालों से बचते हुए। थोड़ी देर बाद कैली खुलासा करती है कि सोल, जो उनके दुश्मनों का नेता है, वास्तव में उसका भाई और केन का बेटा है। लेकिन इस समय पिता और पुत्र के बीच एक क्रूर युद्ध चल रहा है। कैली बताती है कि वह ईडन को केन का ठिकाना बता सकती है, लेकिन खुद वहां जाने की कोई योजना नहीं है। वह अपने पिता को एक मनोरोगी के रूप में वर्णित करती है, जो अपने विरोधियों को यातना देने और मारने में आनंद लेता है। ट्रेन उन्हें एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में ले जाती है। वहां से समूह एक पुराने बम आश्रय से गुजरता है, जो मूल रूप से परमाणु युद्ध से बचाव के लिए बनाया गया था और जिसमें सभी जरूरी आपूर्ति मौजूद है।
लेकिन आश्रय छोड़ने के कुछ देर बाद वे घोड़ों की टापों की आवाज सुनते हैं। कई घुड़सवार जो धनुष और भाले लेकर आते हैं उन्हें घेर लेते हैं। ये केन के जल्लाद होते हैं जिनका नेतृत्व टेलामोन नामक एक खतरनाक व्यक्ति करता है। समूह भागने की कोशिश करता है लेकिन जोशुआ भाले का शिकार हो जाता है जबकि बाकी को पकड़ लिया जाता है। उन्हें एक पुराने मध्ययुगीन महल में ले जाया जाता है जहां केन ने खुद को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर रखा है। ईडन आखिरकार केन से मिलती है लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। केन बताता है कि उसने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि वह जानता था कि शहरी क्षेत्रों पर निगरानी की जाएगी। उनका मानना है कि यह आदिम और बंद समाज सबसे ज्यादा विश्वसनीय है और यह दीवार के पार जीवन की परवाह किए बिना जीवित रह सकता है। जब ईडन ने उसे रीपर वायरस की वापसी और वैक्सीन की आवश्यकता के बारे में बताया तो केन खुलासा करता है कि वैक्सीन का कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग वायरस से बचे हैं उन्होंने इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए केन ईडन और उसके साथियों को मारने का आदेश देता है। वह अपनी बेटी कैली को भी नहीं छोड़ता और उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए गर्म लोहे से दागने का आदेश देता है। ईडन को टेलामोन के साथ अखाड़े में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी दौरान नॉर्टन और स्टर्लिंग अपने गार्ड्स पर काबू पाते हैं। उन्हें उनकी कोठरियों में बंद कर देते हैं और कैली को रिहा कर देते हैं। वे महल की गोला बारूद की तिजोरी में घुसकर ग्रेनेड और अन्य हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। अखाड़े में ईडन और टेलामोन के बीच घमासान लड़ाई होती है। ईडन आखिरकार एक छेनी से टेलामोन के हेलमेट को छेदकर उसे मार गिराती है। यह देखकर केन क्रोधित हो जाता है और कैदियों को फांसी देने का आदेश देता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, नॉर्टन महल के कई हिस्सों को ग्रेनेड से उड़ा देता है। अराजकता के बीच ईडन और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर महल से भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि केन भी उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमारे नायक एक पुराने बम आश्रय में शरण लेते हैं जहां उन्हें लग्जरी बेंटले और एक रेडियो टेलीफोन समेत कई उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन इससे पहले कि वे सुरक्षित निकल पाते, केन के लोग उन पर हमला कर देते हैं। हमला इतना अचानक होता है कि वे नॉर्टन को खो देते हैं जिसे धनुष से मार दिया जाता है। ईडन अपने दोस्त की मौत से बुरी तरह टूट जाती है लेकिन हालात उसे शोक मनाने का समय नहीं देते। बचने के लिए ईडन और उसके साथी जल्द ही बेंटले में सवार होकर शहर की ओर भाग निकलते हैं। भागते हुए ईडन कैनारिस से रेडियो टेलीफोन के जरिए संपर्क करती है और उसे मिशन की सफलता की जानकारी देती है। कैनारिस इस खबर से खुश होकर हेलीकॉप्टर के जरिए दीवार के पास आने का फैसला करता है। हालांकि खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा है। रास्ते में उनका सामना नरभक्षियों के एक झुंड से होता है जो गाड़ियों और एक बस का उपयोग करके रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। सोल, जो अपनी प्रेमिका की मौत से उग्र है, उन पर हमला करने का आदेश देता है। पलायन के इस तनावपूर्ण क्षण में कई बारबेरियन अपनी ही गलतियों के कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं। सोल खुद बेंटले की छत पर चढ़ जाता है और कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है। हालांकि ईडन उसे धक्का देकर बाहर कर देती है। जैसे ही हालात और बिगड़ते हैं, बेंटले को बचाने की कोशिश में सोल का सिर बस के मलबे में फंसकर कट जाता है और वह मारा जाता है। अराजकता थमने के बाद कैनारिस का हेलीकॉप्टर उनके सामने उतरता है। वह ईडन से वैक्सीन की मांग करता है। ईडन कैली को उसके हवाले कर देती है, यह बताते हुए कि उसके खून से वैक्सीन बनाई जा सकती है। कैनारिस हालांकि तुरंत वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि महामारी पूरी दुनिया में फैले ताकि वह वैक्सीन का इकलौता मालिक बनकर एक नायक की तरह उभरे और दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए। कैनारिस ईडन से उसके साथ आने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ईडन उसे ठुकरा देती है और बाकी बचे साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। हालांकि लंदन लौटने के बजाय ईडन अपनी मां को खोजने के लिए ग्लासगो की ओर जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी मां का निधन हो चुका है। यह जानकर वह बुरी तरह टूट जाती है। जब ईडन अपनी मां की तस्वीरों को देख रही होती है, नेल्सन उससे मिलने आता है। ईडन कैनारिस के साथ हुई अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग, जिसे उसने अपनी साइबरनेटिक आंख से कैद किया था, नेल्सन को सौंप देती है। लंदन लौटकर नेल्सन इस टेप को समाचार चैनलों को दे देता है। इससे कैनारिस की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और दुनिया उसका विरोध करके उसे बर्बाद कर देती है।
अंतिम दृश्य में ईडन बारबेरियन लोगों के अड्डे पर लौटती है और उन्हें सोल का कटा हुआ शरीर दिखाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे दुखी होने के बजाय उत्सव मनाने लगते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।